हाँ तो चलो विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय विज्ञान। तो अपना लेसन 6 ख़त्म हो गया था। पूरा पाठ प्रश्न उत्तर आपको करने हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको लिखकर भेज देंगे। तो अभी अपने पढ़ेंगे लेसन 7। लेसन 7 क्या है? जीवों में विविधता। कि सभी जीव जो एक तरह नहीं हो सकते हैं, अलग अलग सभी जीवों में विभिन्नता पाई जाती है। जैसे वनस्पतियों में विभिन्नता पाई जाती है। क्या अपने पेड़ देखते हैं तो कोई लंबे होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई चौड़े होते हैं। इसी प्रकार से जीवों में भी भिन्नता होती है, जो जीव जंतु होते हैं। मनुष्यों में भी भिन्नता कुछ पाई जाती हैं। तो इसके जीवों में विभिन्नता के विषय में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। हमारे चारों ओर कितने प्रकार के जीव समूह पाए जाते हैं। सभी जीवधारी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न हैं। स्वयं को अपने एक मित्र को ही लीजिए, दोनों की लंबाई एक समान है। आपकी नाक बिल्कुल आपके मित्र की नाक जैसी दिखती है, तो आपके मित्र की हथेली का आकार समान है। अपनी और अपने मित्र की तुलना किसी बंदर से करें तो हम क्या देखेंगे? निश्चित रूप से हम पाते हैं कि हमें और हमारे मित्रों के बीच बंदर की अपेक्षा अधिक समानताएं हैं। पर जब हम अपनी तुलना गाय और बंदर दोनों से करते हैं, तब हम देखते हैं कि गाय की तुलना में बंदर और हम में अधिक समानताएं हैं। तो इसी तरीके से हर एक में समानताएं और समानताएं होती हैं। हम लोगों को तय करना है कि कौन से विशिष्ट लक्षण वंचित समूह के जीवों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम ये तय करेंगे कि कौन से लक्षणों को छोड़ा जाए और कौन से लक्षणों को न छोड़ा जाए। तो देखिए, हम पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के विभिन्न समूह के बारे में सोचें। एक और हम सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले बैक्टीरिया, जिनका आकार कुछ माइक्रोमीटर होता है, वहीं दूसरी ओर 30 मीटर लंबे नीले हेल या कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ भी पाए जाते हैं। कुछ चीड़ के वृक्ष हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि कुछ कीट जैसे मच्छरों का जीवन काल कुछ ही दिनों तक का होता है। विभिन्नता रंगहीन जीवनधारियों, पारदर्शी कीटों और विभिन्न रंगों वाले पक्षियों और फूलों में भी पाए जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा कि हमारे चारों ओर की इस असीमित विभिन्नता को विकसित होने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। इन सभी जीवधारियों को जानने और समझने के लिए हमारे पास समय का बहुत छोटा सा हिस्सा है, इसलिए उसके बारे में हम एक एक करके विचार नहीं कर सकते हैं। इसकी जगह हम जीवधारियों की समानताएं, जिससे हम उनकी विभिन्न वर्गों में रख सकेंगे, फिर विभिन्न वर्गों व समूह को अध्ययन करेंगे। जीवन के विभिन्न रूपों में विभिन्नता का अध्ययन करने के अनुरूप समूह बनाने के क्रम में है। सुनिश्चित करना होगा कि कौन से विशिष्ट लक्षण हैं जीवधारियों में अधिक मौलिक अंतर पैदा करते हैं। इस पर जीवधारियों के मुख्य विस्तृत समूह का निर्धारण निर्भर करेगा। इन समूह में छोटे समूह का निर्णय अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर किया जाएगा। तो आपके ये 2 क्वेश्चन ब्लूप्रिंट वाले आपको दिए गए हैं। ब्लूप्रिंट वाले प्रश्नों के जवाब आपको सोल्व करना। हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं? अपने चारों ओर फैले जीव रूपों की विभिन्नता के 3 उदाहरण बताइए। वर्गीकरण का आधार क्या है? देखिए, जीवों के समूह के वर्गीकरण का प्रयास प्राचीन समय से ही किया जाता है। यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया था। जीवन को देखने का बहुत ही सरल किंतु भ्रामक तरीका है। उदाहरण के लिए, समुद्र में रहने वाले जीव जैसे कि प्रबल, हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क, ये कई मायने में एक दूसरे से काफ़ी अलग है। इन सभी में एकमात्र समानता इनका आवास है। एवं विचार के लिए इस आधार पर जीवधारियों के समूह में बांटना ठीक नहीं है। तो हमें ये निर्णय करना चाहिए कि किन विशिष्ट अभिलक्षणों के आधार पर वृहद वर्ग का निर्माण किया गया है। इसके बाद हम अन्य लक्षणों के आधार पर किसी वर्ग को उप समूह में बांट सकते हैं। नए लक्षण के आधार पर समूह के भीतर इस तरह के वर्गीकरण की प्रक्रिया रह सकती है। आगे बढ़ने से पहले हमें लक्षणों का अर्थ समझना पड़ेगा। जब हम जीव के किसी विविध समूह को वर्गीकृत करते हैं, तो सबसे पहले हम ये जानना होता है कि समूह के सदस्यों में क्या क्या समानताएं हैं। उसके आधार पर कुछ को एक साथ रखा जा सके। वास्तव में यही उनका लक्षण और व्यवहार होता है। ये कहें कि यही
उन जीवों का रूप और कार्य होता है। किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य है। उदाहरण के लिए हम में से ज़्यादातर लोगों के एक हाथ में 5 उंगलियां जो एक लक्षण है, उसी तरह हमारे दौड़ने की क्षमता और बरगद के पेड़ के ना दौड़ने की क्षमता एक लक्षण है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने इसमें देखा जीवों में विभिन्नता और समानताएं किस प्रकार से, तो हम किस प्रकार से समूह में वर्गों में बांटेंगे तो हमको उसको पढ़ने में और सुविधा रहेगी। तो आप ये देख सकते हैं कुछ लक्षण को कैसे अन्य की तुलना में ज़्यादा मौलिक लक्षणों के रूप में वर्गीकृत किया है। विचार करें कि पत्थर की दीवार कैसे बनती है। दीवार में प्रयोग में लाए गए विभिन्न प्रकार के आकार और प्रकार होते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि ऊपर की ओर लगे पत्थरों का आकार और प्रकार नीचे के पत्थरों को प्रभावित नहीं करेगा। यानी जो ऊपर के हमारे पत्थर लगे हैं आकार के विभिन्न प्रकार के, तो वो नीचे के पत्थरों को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन निचले स्तर के पत्थरों के आकार से उनके ऊपर वाले पत्थरों का आकार अवश्य प्रभावित हो जाएगा। सबसे निचले स्तर पर लगे पत्थर जीवों के उन लक्षणों के समान है जो जीवों के बृहद्रम वर्ग पर निर्धारित करते हैं। जीव के दूसरे किसी भी संरचनात्मक या क्रियात्मक लक्षण से स्वतंत्र होते हैं। उसके बाद से स्तर के लक्षण पहले के लक्षण के स्तर के लक्षण पर तो निर्भर रहते हैं, बाद के स्तर पर के प्रकार के भी निर्धारित करते हैं। ठीक इसी तरह से हम जीवों के वर्गीकरण के लिए भी परस्पर संबंधी लक्षणों का पदानुक्रम यानी क्रम बनाते हैं। आजकल जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति से प्रारंभ करके विभिन्न परस्पर संबंधित अब लक्षणों की दृष्टि रखते हैं। आइए इन पर अब हम गौर करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी मैंने पैराग्राफ पढ़ा है। इसके आगे के पैराग्राफ में यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। जितना मैंने पढ़ाया है इसको सीखिए और आगे जो पाठ हमारे चल चुके हैं, प्रश्नों के जवाब सॉल्व हो चुके हैं, उनको याद करिए और परीक्षा की तैयारी करिए।